हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 11th अगस्त। 11th अगस्त के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखने वाले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ अवेल कर सकते हो। साथ में आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, तो आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। आज का पहला आर्टिकल है ऑफ पब्लिक ग्लेयर, इंडिया हेल्ड फर्स्ट ग्राउंड ऑफ टॉक्स विद नाटो, अग्रीड टू कीप द डायलॉग गोइंग। बेसिकली आर्टिकल इस बारे में है कि कुछ न्यूज़ इस तरह की आ रही है कि इंडिया ने अपना पहला बायलैटरल टॉक्स शुरू करे थे नाटो के साथ दिसंबर 2019 में, और इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। अब ये चीज़ बाहर आई है, ठीक है। तो नाटो के साथ इंडिया ने अपने पहले राउंड ऑफ टॉक्स कंप्लीट किए थे दिसंबर 2019 में, और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यों आखिर इंडिया ने नाटो के साथ ये डायलॉग्स किए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नाटो है क्या। तो देखो यहाँ पे ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें जो भी ब्लू वाला पोर्शन है वो सारा नाटो का मेंबर है, ठीक है। नाटो के मेंबर कंट्रीज यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। कुल मिला के 30 कंट्रीज हैं, जिसमें से 28 जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और दो जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें एक है यूएसए और दूसरा है कनाडा। ये दो कंट्रीज जो हैं अमेरिका से हैं। तो कुल मिला के 30 कंट्रीज हैं नाटो के मेंबर्स, ओके। अब देखो नाटो क्या है, ये एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था एक ट्रीटी को साइन करके, और इस ट्रीटी का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नाटो जो है इसी के नाम पे बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है, और बना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन करने के बाद। इसी को वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 1949 में इसे बनाया गया था, और इस टाइम पे जो कुछ कंट्रीज इसमें शामिल थी उसमें यूएस, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी थी, कुछ यूरोपियन नेशंस भी थे। और यहाँ पे सब जो साइन हुआ था उस टाइम पे 1949, देखो 1949 के जस्ट पहले, कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर का जैसा समय आ गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। एक साइड था यूएस और दूसरी साइड था यूएसएसआर। तो यूएस ने ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मिलिट्री अलायंस बनाया यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर से डिफेंस के लिए, यूएसएसआर अगर कोई अटैक करता है इन कंट्रीज पे, तो उससे डिफेंस के लिए नाटो एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके नाम आप देख सकते हो। ओरिजिनल मेंबर्स पहले कम ही थे। इसमें यूएस, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और पोर्तुगल थे। इसमें नए और भी कई सारे कंट्रीज जुड़ी हैं, जैसे कि मोंटेनेग्रो जुड़ा है, नॉर्थ मैकेडोनिया जुड़ा है। अभी कुछ बात ये भी हो रही है कि इसमें फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़ना चाह रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हो चुकी है। फिनलैंड और स्वीडन, हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में आप नेटो की मेंबरशिप को एक्सटेंडेड देखो, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन को भी आप इसमें इंक्लूडेड देखो। इसमें देखो फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया था बीच में नेटो से, लेकिन बाद में फिर से इसको रीजॉइन कर लिया। हेडक्वार्टर्स इसके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसका जो अलाइड कमांड ऑपरेशन है उसके हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम में ही मॉन्स में मिलेंगे। नाटो का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर, जो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 5 है, जो ये कहता है कि ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनके अगेंस्ट अगर कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे अटैक करती है, किसी भी एक के अगेंस्ट भी, तो इसका जवाब ये सारे मिलके कलेक्टिव डिफेंस के फॉर्म में देंगे। तो ये कलेक्टिव डिफेंस वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 5 है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि यहाँ पे पब्लिक गिलैड से अलग, ठीक है, दुनिया से छुप के न्यू दिल्ली जो है उसने अपने पहले डायलॉग्स यहाँ पे कंडक्ट किए थे नाटो के साथ दिसंबर 12 2019 में। अब नाटो क्या है, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखो इशू क्या है, ये ऑफ द पब्लिक ग्लेयर क्यों लिखा है, क्यों यहाँ पे मेजर दुनिया की हाईलाइट में नहीं आई ये बात। क्योंकि देखो इंडिया जो है, इंडिया की जियो कुछ ऐसी है कि इंडिया के जो अलाइज हैं इसमें ईरान,
रशिया, ये सब आते हैं, और दूसरी साइड पे यूएसए भी आता है, ठीक है। तो यूएसए के साइड अगर बहुत ज़्यादा झुकेगा इंडिया, नेटो के साथ अगर अलाइन होना चाहेगा इंडिया, तो रशिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर, बेसिकली यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, इसीलिए रशिया ने इसके ऊपर वॉर कर दी, इसके ऊपर वॉर छेड़ दी। हालांकि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी इंडिया के साथ तो नहीं है रशिया की, लेकिन रशिया एक अच्छा अलाय है इंडिया का। लेकिन अगर इंडिया को रशिया देखेगा कि ये नेटो के करीब जा रहा है, यूएस के करीब जा रहा है, तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं जियो पॉलिटिकल, उन पे कुछ इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने इसको लो प्रोफाइल मीटिंग ही रखी थी, और इसीलिए यहाँ पे यूएसए के डोमिनेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, उसके साथ अपने फर्स्ट डायलॉग इन्होंने कंडक्ट किए। अब देखो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई नेटो के साथ यहाँ पे डायलॉग कंडक्ट करने की, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो नाम को फॉलो करते, नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडर। लेकिन नेटो के साथ हमने अभी जो बायलैटरल टॉक्स करी है, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही क्लियर इंडिकेशन दिया गया है कि ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ नेटो के साथ जो यहाँ पे डायलॉग्स में शामिल हुए, उसका सिर्फ एक रीज़न था कि नेटो जो है कंटिन्यूसली चाइना और पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग्स में लगा हुआ है, और हम नहीं चाहते थे कि नेटो तक कोई सिर्फ एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव, लॉप साइडेड पर्सपेक्टिव पहुंचे। हम चाहते थे कि नेटो ये बात भी समझे कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर, रीजन की ये क्या पर्सपेक्टिव है, नेटो ये भी जाने। इसीलिए हमने यहाँ पे नेटो के साथ ये बायलैटरल टॉक्स किए। इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमारे कन्वर्जेंस में थी, जैसे कि नेटो और इंडिया दोनों ही इस बात पे अग्री करते हैं कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ अपना रहा है। टेररिज्म के ऊपर यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस हुए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो जिसमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिला। डाइवर्जेंस का मतलब जहाँ पे नेटो और इंडिया एक साथ नहीं खड़े हुए दिखे, ये डाइवर्जेंस में एक तो था रशिया, ठीक है। रशिया के ऊपर यहाँ पे यूएसए बहुत अगेंस्ट था रशिया के, और दूसरी बात, इंडिया तो रशिया के अगेंस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया का अलाय है रशिया। दूसरी चीज़ तालिबान को लेकर, तालिबान उस टाइम देखो पावर में नहीं आई थी, और तालिबान को उस टाइम यूएस जो है, नेटो जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी मानता था, लेकिन इंडिया आज तक भी यूएस जैसे जो तालिबान है इसको एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं मानता। तालिबान को सिर्फ एक यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी इंडिया मानता है। तो इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि ठीक है आगे देखेंगे, आगे और राउंड्स होने थे नेटो के साथ, लेकिन नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन अभी हमको यही लग रहा है कि क्वाड जो हमने बनाया है, क्वाड पे ही हम ये सारे इश्यूज को हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि नेटो के साथ हमारे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंसेस है नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ों में हमने कन्वर्ज किया, कौन कौन सी चीज़ों में हमने कन्वर्ज नहीं किया। तो जैसे आप देखो यहाँ पे इंडिया और नेटो का दोनों का पर्सपेक्टिव चाइना के ऊपर, टेररिज्म को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, यहाँ पे पाकिस्तान के रोल को लेकर अफगानिस्तान में, इन सब को लेकर तो कन्वर्जेंस था। लेकिन रशिया के रोल को लेकर यहाँ पे कन्वर्जेंस में नहीं था। इंडिया रशिया को एज एन अलाय दिखता है, लेकिन यूएस रशिया को एक अग्रेसर के तौर पे देखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि चाइना के ऊपर भी मिक्स्ड रिएक्शन था नेटो के, कुछ पार्ट था नेटो का जो साइन अलाइन कर रहा था चाइना के साथ, कुछ था जो अगेंस्ट था। हम देखो जो है, हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे इश्यूज, कई सारे चैलेंजेस हैं जो जुड़े हुए हैं चाइना के साथ। तो कुल मिला के नेटो जो है, नेटो के साथ इंडिया ने अपने फर्स्ट डायलॉग्स कंडक्ट किए थे 2019 में, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू जो है वो है व्हाट इज लांगिया, द न्यू जूनोटिक वायरस डिटेक्टेड इन चाइना। तो देखो चाइना में कोविड के बाद, कोविड के लगभग 3 सालों के बाद अब एक नया जूनोटिक वायरस निकल कर आया है, जिसका नाम दिया गया है लांगिया। ये लांगिया क्या है और कहाँ से निकल कर आया है, तो देखो ये आप देख रहे हो चाइना का मैप है, और चाइना के मैप में यहाँ पे हेनान और शेंडोंग, ये जो रीजन्स हैं चाइना के नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न रीजन में पड़ते हैं, वहाँ से ये जो पूरा डिसीज़ है लांगिया वो निकल कर आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि इसके जो नेचुरल जो रिजर्वायर्स हैं वो श्रीव्स हैं, रैट्स जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो श्रीव्स इसके जो नेचुरल रिजर्वायर के तौर पे निकल कर आ रहे हैं। अभी देखो नोवल कोरोना वायरस जो था ये 3 साल हो चुके हैं, 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से एक नया जूनोटिक वायरस निकला है जो 2 ईस्टर्न प्रोविंसेस को जिसने यहाँ पे अफेक्ट किया है। यहाँ पे लगभग 35 लोगों को ये इन्फेक्शन पाया गया है, और ये हेनीपा वायरस
फैमिली से निकल कर आ रहा है। तो लांगिया जो है, लांगिया एक वायरस का टाइप है और इसकी वायरस फैमिली कौन सी है, हेनिपा वायरस, ठीक है। हेनिपा वायरस जो है वो इसकी फैमिली, और इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लेवी कहा जा रहा है, ठीक है, लेवी। ये जो हेनिपा वायरस है, इसने ये बोला है कि ये काफ़ी डेंजरस वायरस है और बायोसेफ्टी लेवल 4 पे आता है ये पैथोजन। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिवियर इलनेस कॉज कर सकता है एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी, और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, ना ही कोई ड्रग है इसके क्योर के लिए। ओके, इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें और बता दूं लांगिया के बारे में। तो ये जो वायरस है, ये हेनिपा वायरस फैमिली से है, ये मैं बता चुकी हूँ। हेनिपा वायरस से पहले भी कुछ वायरस निकले हैं, जैसे कि निपा हो गया, हेंद्रा हो गया, सेडार हो गया, मोजियांग हो गया, ये सब वायरस निकले हैं। इसमें जो सेडार, मोजियांग है, इस तरह के वायरस जो है ये ह्यूमन डिसीज नहीं बने, ठीक है, ये जो जूनोटिक डिसीज नहीं बने, सिर्फ एनिमल्स में हुए, ह्यूमंस में नहीं हुए। लेकिन हेंद्रा और निपा जो है ये जूनोटिक बने। जूनोटिक का मतलब कि एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसमिशन इसका हुआ है, ठीक है। लांगिया जो है, इसमें आप देखोगे कि फीवर आपको जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके कुछ और सिम्टम्स जो हैं, फीवर के साथ नोजिया हो सकता है, फटीग आपको फील होगा, थकान होगी, कफ होगा, हेडेक, वॉमिटिंग, किडनी इम्पेयरमेंट, लीवर इम्पेयरमेंट, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। इसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपको देखने को मिल सकता है। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि प्लेटलेट काउंट एकदम से गिरने लग सकता है, डेंगू जैसे। दूसरा है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया का मतलब है वाइट ब्लड सेल काउंट में यहाँ पे गिरावट आप देख सकते हो। जो लांगिया डिसीज है, ये इन दो प्रोविंसेस में मैंने आपको बताया। देखो कौन कौन से प्रोविंस हैं, शेंडोंग और हेनान है। यहाँ पे 35 लोगों में डिटेक्ट हुआ है। तो बेसिकली उसी तरह से डिटेक्ट हुआ जैसे कोविड डिटेक्ट हुआ था, और पता लगा है कि इनको काफ़ी टाइम से फीवर है। एनिमल एक्सपोजर भी इनका ज़्यादा है, ठीक है। तो एनिमल्स से जिनका एक्सपोजर है अभी तक वही देखने को मिल रहा है कि उन्हीं को हो रहा है। अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं कम ही दिख रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई सामने केस आया नहीं है। और ये जो वायरस है, ये एनिमल्स से ह्यूमंस तक आया, ये कंफर्म हो चुका है, इसकी ज़्यादा लाइक्लीहुड है। क्योंकि जो लेवी वायरस का आरएनए है वो प्रीडोमिनेंटली श्रूज में मिलता है, यानी कि रैट्स में मिलता है, नेचुरल होस्ट जो रैट्स हैं, और वहाँ से अब ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने लगा है। ओके, तो आगे बात करते हैं, ये हमने बात करी लेवी वायरस की। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, फ्लाइंग अब्रॉड, वाई कस्टम्स वांट योर पीएनआर डाटा। तो बेसिकली देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ये बोला है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं वो पैसेंजर्स को यहाँ पे बोर्डिंग करवाने से पहले एक पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन लेकर आई है। ये सीबीडी जो सीबीआईसी है, सेंट्रल ब्यूरो बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ये कहा है कि जो भी एयरलाइंस जो भी पैसेंजर्स को लेकर आएंगे, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जो भी बोर्डिंग वगैरह कराएंगे, उससे पहले उनका जो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड डाटा आपको पहले से यहाँ पे देना पड़ेगा। किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस को। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन आई है, 2022 की रेगुलेशन है। इसमें ये कहा गया है कि एयरलाइंस को मैंडेटरीली पैसेंजर नेम रिकॉर्ड डिटेल्स पहले से इंटरनेशनल पैसेंजर्स की लेकर रखनी पड़ेगी। नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर जो है उनकी यहाँ पे ये सारी लेकर रखनी पड़ेगी डिटेल्स 24 आवर्स पहले से। यानी कि जो फ्लाइट्स हैं उनका डिपार्चर जब होने वाला है उससे 24 घंटे पहले आपके पास पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होना चाहिए इन केस ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स। ओके, और दूसरी चीज़ इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसका एम ये है कि हम पहले से पैसेंजर्स का रिस्क एनालिसिस कर सकें। कैसा रिस्क एनालिसिस? कि जो पैसेंजर्स यहाँ से कुछ भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, कुछ भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल धोखाधड़ी करके यहाँ से भाग रहे हैं, या कोई भी इलिसिट ड्रग है, कोई ट्रेड है, कोई स्मगलिंग करते हैं, ऑर्गेनिक और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के क्रिमिनल्स को जो है, ऑफेंडर्स को हम पहले से पकड़ सकें, तो इन पैसेंजर्स के बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। इसमें एयरलाइंस को 19 डाटा पॉइंट यहाँ पे अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या होगा? ट्रैवल की डेट क्या है, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, पेमेंट या बिलिंग का इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स क्या है, ट्रैवल स्टेटस क्या है, कंफर्मेशन क्या है, चेक इन क्या है, बैगेज की क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सीट इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ के साथ। और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है उसको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। उसके साथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये पीएनआर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। ये पीएनआर इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र 24 आवर्स पहले करना पड़ेगा।
अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको एक 25,000 से 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है पर पैसेंजर। ओके, अच्छा, इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग करना बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। पहले से पता चल जाए कि कोई पैसेंजर जो है उसके ऊपर अगर आपको डाउट जाता है तो आप कंफर्म कर सको कि कहीं ये इकोनॉमिक ऑफेंडर या कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो देश छोड़ के भाग रहा है। ठीक है, एयरलाइन ऑफिशियल्स का कहना ये है कि इससे क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बन गई है जहाँ पे पैसेंजर डाटा को शेयर किया जा सकता है अथॉरिटीज़ के साथ। वरना पहले अगर ऐसा किया जाता बिना कोई प्रॉपर रेगुलेशन के तो वो प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट्स हो सकती थी। अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब प्रॉपर रेगुलेशंस आ चुकी हैं और यहाँ पे 60 कंट्रीज़ हैं जो ऐसा करती हैं, जिसमें इंडिया भी अब शामिल हो गया है। तो ये जो ओनस रहेगा पूरा कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, ये एयरलाइन के ऊपर रहेगा, एयरलाइन ऑपरेटर के ऊपर रहेगा। इसके साथ जो कस्टम डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या करेंगे, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे इस डाटा को एक्सेस कर सकती हैं, पता लगा सकती हैं कि कहीं इसमें कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर या क्रिमिनल तो नहीं है। और ये सब कुछ जो होगा ये इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड होगी, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ होगी कि यहाँ पे कोई भी ऑफेंडर या कोई क्रिमिनल देश से भाग ना जाए। देश की सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होने वाली है। ओके, इसमें स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी फॉलो की जाएगी, डाटा प्रोटेक्शन फॉलो किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स लगाए जाएंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे इसको प्रोसेस करेंगे इस पूरे डाटा को। ओके, यहाँ पे देखो नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर जो है, जो ये पूरी चीज़ों का ध्यान रखेगा, ये सेटअप किया गया है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं कस्टम एक्ट के थ्रू, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ये नेशनल कस्टम टारगेटिंग पैसेंजर जो है ये सेंटर इसको प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे एक एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होगी, सिक्योरिटी ऑडिट भी होगी एनुअल बेसिस पे कि कहीं ये डाटा को मिसयूज तो नहीं किया जा रहा। और मैक्सिमम ये डाटा आप सिर्फ 5 सालों तक होल्ड कर सकते हो, इसके बाद आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हो। तो पीएनआर डाटा, पैसेंजर नेम रिपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर ये जो डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, वाई इज गवर्नमेंट पुशिंग फॉर अ कॉमन चार्जर फॉर ऑल पर्सनल डिवाइसेस। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे इस तरह की चीज़ें खोज रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो इस तरह की चीज़ें खोज रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल चार्जर हो, कॉमन चार्जर हो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। जितने भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका ईयरपॉड्स हो गए, आपका टैबलेट हो गया, इन सभी के लिए आपका एक ही चार्जर हो, इसकी कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसके लिए इंडस्ट्रीज से बात हो रही है, सारे स्टेक होल्डर से बात हो रही है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, ऐसा क्यों चाह रही है कि एक ही चार्जर हो? ये क्या इतना बड़ा इशू है? हाँ, ये इतना बड़ा इशू है। क्यों ऐसा इतना बड़ा इशू है? क्योंकि COP26 हुआ था अभी रिसेंटली ग्लासगो में। ये COP26 क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। COP26 जो है ये मीटिंग है जो हर साल होती है। कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म है। ये एक मीटिंग है जो कि होती है अंडर UNFCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक यूएन का एक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करती है। और इसी के अंतर्गत हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है जिसे कहते हैं कॉप। और ये COP26 हुई थी लास्ट ईयर 2021 में। और इस 2021 में जो सारी कंट्रीज आई, सारी मेंबर कंट्रीज आई, उन्होंने कुछ ना कुछ कमिटमेंट किए हैं। उसमें इंडिया ने एक कमिटमेंट किया है लाइफ का। ये लाइफ क्या है? लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, ये एक कमिटमेंट हम करके आए हैं। ठीक है, ये क्या है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट? बेसिकली ये एक कमिटमेंट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 में किया था। इसमें हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने ये ठाना है कि हम अपने सिटीजन्स की लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे। और इस एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए हमने अपने सामने कुछ और टारगेट्स रखे हैं जिसको हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें हमने कहा है कि हम जो अपना कार्बन एमिशन करेंगे उसको कम करेंगे, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे लगभग 45% तक बाय 2030। और इसी में ये एक स्टेप है कि हम ई वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करें। और चार्जर जो है, चार्जर एक बार डिस्कार्ड हो गया अगर, तो डिस्कार्ड होने के बाद ये और कुछ काम का नहीं बचता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको कम से कम करने के लिए और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए ये एक स्टेप है जो कि लाइफ जो हमारा इनिशिएटिव है उसके अलाइनमेंट में है। और हमारे जो टारगेट्स हैं INDC के अंतर्गत, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत, उसको यहाँ पे अलाइन करने वाला एक चीज़ है। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया जाता है गया है कि कई बार क्या होता है चार्जिंग पोर्ट्स में इनकम्पैटिबिलिटी है। जैसे कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, नए गैजेट्स आते हैं उसके साथ नया चार्जर आ जाता है। आपने देखा होगा पुराने जो चार्जर ये होते थे, पुराने जो मोबाइल होते थे वो पतली पिन वाले हुआ करते थे। उसके बाद थोड़े और एडवांस्ड हुए, थोड़ी-सी ऐसी ब्रॉड पिन आने लगी। अब सी टाइप पिन आ गई है, ठीक है, सी टाइप। उसके बाद सी टाइप के बाद एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो ये सी टाइप भी नहीं लगती, उनका तो अलग ही कॉर्ड आती है, अलग ही जो आता है चार्जर आता है। इसके कारण क्या हो रहा है, ई वेस्ट बहुत जनरेट हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी इंडस्ट्रीज, सारी ही कंपनी साथ में आए, ब्रांड साथ में आए और एक तरह का चार्जर लेकर आए, चाहे फिर वो लैपटॉप हो या फिर चाहे फिर वो कोई भी फ़ोन हो, ठीक है। क्योंकि आप देखो एक ही घर में 10-10 4-4 जितने भी लोग हैं उतने उतने लैपटॉप्स भी आजकल होने लगे हैं। हर कोई वर्किंग है आजकल, ठीक है। तो उतने लैपटॉप्स जो हैं उसके लिए सभी के लिए अलग अलग चार्जर लगता है, ठीक है। जितने भी फ़ोन हैं सभी के लिए अलग अलग चार्जर। अगर सभी के लिए एक सा चार्जर लगने लग जाए, वन चार्जर फॉर ऑल डिवाइस वाला आइडिया आ जाए हमारे देश में, तो काफ़ी ई वेस्ट कम हो सकता है, काफ़ी कार्बन एमिशन हमारी कम हो जाएगी। ये सेम आइडिया जो है यूरोप में भी लगाया गया है, लेकिन यूरोप में अभी तक ये इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो इसमें यही कहा गया है कि 24 मंथ्स के बाद इसको फ़ोन्स में, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लगभग 40 मंथ लगेंगे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक बड़ा ही इनोवेटिव सा आइडिया है। इसको आप एक तो पेपर 3 से, जीएस पेपर 3 से, एनवायरनमेंट से जोड़ ही सकते हो, साथ में जीएस पेपर 4 जो है एनवायरमेंटल एथिक्स से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स से भी जोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लाइफ की बात कर रही थी उसकी बात कर लेते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। 2021 में कॉप 26 हुई थी ग्लासगो में। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि हम 5 क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट कर रहे हैं, जिसको हम पंचामृत भी बोल रहे थे। पंचामृत टारगेट्स हमने सेट किए और पंचामृत टारगेट जो हैं वो लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होने के लिए हमने ये पंचामृत टारगेट सेट किए हैं अपने लिए। इसमें बात की जाती है माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको माइंडफुल तरीके से सोच समझ के और डेलिब्रेटली यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट कर रहे हो और कोई कंजप्शन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमरिस्टिक टेंडेंसीज को कम करने के लिए और यहाँ पे एनवायरमेंटल एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लेकर आए हैं। 5 जून 2022 जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी आया था उसमें ये लाइफ लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि इसमें बेसिकली हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेसिस पे पावर को बचाने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ग्लोबल प्रेसिडेंट्स भी हैं। पहला एग्जांपल देखो डेनमार्क का है। डेनमार्क क्या करता है, डेनमार्क ने अपने सिटी सेंटर्स में पार्किंग बहुत लिमिटेड कर रखी है। इससे क्या होता है कि लोग बाईसाइकिल्स का यूज़ करने के लिए एनकरेज होते हैं, एनकरेज किया जाता है उनको बाईसाइकिल्स यूज़ करने के लिए। इससे क्या होता है, बाईसाइकिल्स यूज़ करने से कार्बन एमिशन कम होता है और साथ में लाइफस्टाइल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाती है। दूसरी चीज़ ये जापान के लिए भी सेम, यहाँ पे जापान ने भी एक ऐसा ही जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ ये है कि इन्होंने एक यूनिक वॉक टू स्कूल मैंडेट शुरू किया है कि 1950 से लेकर अभी तक यहाँ पे स्कूल बहुत पास-पास में होते हैं, ऐसे बहुत दूर नहीं होंगे और यहाँ पे हर स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल चलकर आएगा। ये मैंडेट जापान में है। ये एक बहुत ही देखो इनोवेटिव सी चीज़ है जिनको आप मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हो अपने एग्जाम्पल के तौर पे, स्पेशली एथिक्स में, गवर्नेंस में, ऐसे में, इस तरह की चीज़ों में आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स, डायरेक्ट क्रेडिट टू अकाउंट सेंस थर्ड पार्टी। तो बेसिकली आरबीआई कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस के साथ लेकर आई है, गाइडलाइंस लेकर आई है लेंडिंग को लेकर। तो आरबीआई ने ये कहा है कि जो भी गाइडलाइंस जो है लेंडिंग को लेकर एंटिटीज़ के लिए, जो लेंडिंग एंटिटीज़ हैं उनके लिए गाइडलाइंस आई हैं और ये नॉर्म्स ये कहते हैं कि जितने भी डिजिटल लोन्स हैं उनको डिसबर्स करना, उनको यहाँ पे बाँटना या रीपेमेंट का जो भी होगा, वो यहाँ पे बिना किसी थर्ड पार्टी के होगा। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो द डिजिटल लोन्स मस्ट बी डिसबर्स्ड एंड रीपेड थ्रू बैंक अकाउंट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज ओनली विदाउट पास थ्रू ऑफ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टीज। तो कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, लोन देना है, लोन का रीपेमेंट करना है उसमें, ठीक है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है इसमें धांधली बहुत हो रही है, ठीक है। इसको पब्लिक बना दिया गया है, ये पूरा जो अभी रिकमेंडेशंस यहाँ पे आई थी उसको पब्लिक बना दिया गया है डिजिटल लेंडिंग को लेकर। इसमें देखो जो रिकमेंडेशन थी, पहली रिकमेंडेशन तो यही थी कि यहाँ पे जो कंसर्न है मेनली अनब्रिडल्ड एंगेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज के, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन्स
की धांधली हो रही है। लोन्स के पेपर पे साइन करा दिया आपको, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, आपके नाम पे लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन आपको लोन मिला ही नहीं। तो ये मिस सेलिंग जैसी चीज़ें हो रही है, डाटा प्राइवेसी का ब्रीचिंग हो रही है, बिजनेस कंडक्ट अनफेयर देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, रिकवरी प्रैक्टिसेस जो है बहुत अनएथिकल सी यूज़ हो रही हैं। इन सबको ठीक करने के लिए जो आरबीआई, जो रेगुलेटर है हमारा आरबीआई, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा, और इसी के लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लेकर आए हैं। जैसे कि ये कहा है कि जो एंटिटीज़ लेंड करती हैं, पैसा लोन देती हैं, 3 तरह की एंटिटीज़ हैं। पहली तो वो जो जिसको आरबीआई ने परमिशन दी है, ठीक है, और दूसरी वो जिसको किसी लॉ के अंतर्गत, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोविजन के अंतर्गत परमिशन मिली, यानी कि लॉ से वो भी अलाउड है। तीसरी वो जो इलीगल हैं, जिनको किसी ने भी परमिशन नहीं दी है, ना आरबीआई ने, ना स्टैट्यूटरी कोई प्रोविजन के अंतर्गत, ना ही कोई रेगुलेटरी प्रोविजन के अंतर्गत उनको ये परमिशन दी गई है। तो लेटेस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये कहता है कि जो भी डिजिटल रेगुलेटिंग सिस्टम है, डिजिटल लेंडिंग सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वहाँ पे जितनी भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, वो सब ये जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगी, ठीक है। जो एंटिटीज सेकंड कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जो लॉज के थ्रू या स्टैट्यूटरी बेसिस पे लेंडिंग करती हैं, उनको रिकमेंडेशन ये दी गई है कि उनके लिए अलग से रूल्स बनाए जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी को तो यहाँ पे, तीसरी कैटेगरी तो इलीगली है, तो हमको इसको कर्ब करना है, ये इललेजिटिमेट लेंडिंग वाले प्रोसीजर को। ओके, इसमें नॉर्म्स ये भी बोलते हैं कि जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको कोई भी फीस वगैरह जो है, norms mandate that any fees or charges payable to lending service provider in the credit intermediation process shall be paid directly by the regulated entities and not by the borrower। तो अगर ये जो थर्ड पार्टी अगर आप लेकर आते हो बीच में लोन्स रिकवर करने के लिए, या फिर लोन्स देने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, मतलब होता क्या है, देखो ये है बैंक, ठीक है, ये है लेंडर। अब इसने जाके पैसे लिए इससे लोन पे, ठीक है, इन्होंने पैसे दे दिए लोन पे। अब ये लोन जो है रिकवर करने के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी लगा दी। अब ये थर्ड पार्टी जो है, ये इससे रिकवरी कर रही है। अब पहली चीज़ तो आरबीआई ने बोला कि थर्ड पार्टी कोशिश करो कि हो ही ना, सब कुछ जो हो वो अकाउंट टू अकाउंट हो। ऐसा नहीं कि ये लेंडिंग गलत तरीके से इनसे रिकवर कर रहे हैं, इनको धमका के या फिर इनको हरास करके रिकवर कर रहे हैं, तो ये पैसा इनके पास जा रहा है, इस अकाउंट में जा रहा है, और यहाँ पे सीधे बैंक अकाउंट में, बैंक के पास नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोन देना या लोन की रीपेमेंट करना, ये सब कुछ अकाउंट टू अकाउंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। थर्ड पार्टी को अगर आप इसमें प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, इंटरमीडिएशन के लिए यूज़ करते भी हो, तो जो भी उनकी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो बैंक देगा, लेंडर यहाँ जो जो बोरोवर है वो नहीं देगा, जो यहाँ पे बोरोवर है वो नहीं देगा, जो लेंडिंग एंटिटी है वही देगी। ओके, ये चार्जेस। इसके अलावा इसमें जो भी डिजिटल लोन होंगे, डिजिटल लोन में जो भी कॉस्ट लग रही है, वो सब कॉस्ट बोरोवर को पहले ही बता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसको बाद में बता रहे हो कि ये भी कॉस्ट है वो भी कॉस्ट है। ओके, तो लोन कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ क्लियरली लिखा होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में लिखा होगा कि बोरोवर जो है कब तक एग्जिट कर सकता है डिजिटल लोन से। इसमें ऐसा नहीं कि अगर उसको बीच में, मान लो उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो लोन चुकाना चाहता है 1 साल के अंदर ही, उसका जो एग्रीमेंट था बना था 10 साल का बना था, कि 10 सालों में अलग अलग किस्तें चुका के, इंस्टॉलमेंट चुका के ये लोन कंप्लीट करेंगे। मान लो 1 साल में ही वो चुकाना चाहता है अब, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओगे। ओके, तो ये कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस है जो डिजिटल लेंडिंग को लेकर आरबीआई लेकर आई है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आज तो इतना ही था हमारे पास पूरे न्यूज़ में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मणिपुर से अगर मुझे केरला जाना है, और इसके बीच में मुझे किन किन स्टेट से पास होना पड़ेगा, मणिपुर और केरला के अलावा कौन कौन से स्टेट्स बीच में आएंगे ये बताओ। मिनिमम स्टेट्स पूछे थे मैंने। तो देखो ज़रा, इसके बीच में 5 स्टेट्स आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, आप एकदम सही पाथ पे हो। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ बाकी सबके लिए, जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया या जिन्होंने मैप नहीं खोला, एटलस नहीं खोला। तो देखो, मणिपुर से शुरू होता है, असम तक जाओगे, असम से सीधे आप आ जाओगे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से आप सीधे आ जाओगे उड़ीसा में, उड़ीसा से आप आ जाओगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से चाहे कर्नाटक के रास्ते आओ या फिर तमिलनाडु के रास्ते आओ, एक तो स्टेट आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। मान लो कर्नाटक को आपने क्रॉस किया, तो कितने आए देखो बीच में, पहला आया असम, दूसरा आया वेस्ट बंगाल, तीसरा आया उड़ीसा, चौथा आया आंध्र प्रदेश, पांचवा आया कर्नाटक या तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट्स बीच में आएंगे। ओके, मणिपुर से तमिलनाडु जाने, मणिपुर से केरला जाने के लिए। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपसे बोल देंगे मणिपुर की एक यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम लिख देंगे, केरला के एक नेशनल पार्क का नाम लिख देंगे, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीच में कितने स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब बोल सकते हैं वो। तो आपको यहाँ पे पहली चीज़ जो करनी है वो तो ये कि ध्यान से फिर से मैप देख के आना। कल भी
मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगी, तो मैप फिर से देख के आना एटलस में से। और दूसरा कि नेशनल पार्क्स आप थोड़ा सा लिस्ट बनाना शुरू करो, कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ओके। अच्छा, आज जो है एडिटोरियल एनालिसिस आज नहीं आएगा क्योंकि आज है रक्षाबंधन, ठीक है। तो क्योंकि आज रक्षाबंधन है, मेरे पास भी आज बहुत सारे गेस्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए रक्षाबंधन के लिए आज एडिटोरियल एनालिसिस आज नहीं आ पाएगा, कल वो एनालिसिस आएगा। आज का एडिटोरियल और कल का एडिटोरियल साथ में आएगा, दोनों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ में दूंगी। कल 2 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड आई होप दिस वर्क्स फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आज राखी है, तो आई विश कि आप लोग सभी अच्छे से मनाओ इसको। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने कमेंट से अपने फीडबैक के बारे में शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।